गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस खिरली। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? थर्ड चैप्टर, जो एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। आर.डी. शर्मा का भी शायद थर्ड चैप्टर है और आरबीएससी वाले भी पढ़ रहा है तो उनका शायद फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब मैंने पहले से बता दिया है। हम ग्राफिकल मेथड के बारे में काफी सारा कुछ पढ़ चुके हैं। आज मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ को इसलिए बनाया हुआ है कि जो प्रोसेस हमने पहले पढ़ ली, ठीक है, यदि उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन आ जाए कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज हमसे पूछ ली जाए तो हम वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम उनको कैसे बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमें माइंड में रखनी है और ये सारी चीजें हमें इसमें ओपन करके बतानी है। देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि तुम्हें ज्यादा कुछ उसमें घुमाया कुछ नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन दिए थे। मैं सोचता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स ने तो वो उनकी इक्वेशन बना ली होगी और उन्हें सॉल्व भी कर लिया होगा, ग्राफ भी बना लिया होगा। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी वेट कर रहे हैं कि सर इनको यदि वैसे समझा दें, एक बार भी इनका मतलब बता दें तो हम आगे कर लें। चलो, हम वो भी कर देंगे, पर पहले इस क्वेश्चन के बाद हम वही करने वाला है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ग्राफिकल मेथड को हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक को क्लिक करना है और ग्राफिकल मेथड के करीब 9-10 जो क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें वो तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, एक 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ट्रायंगल का एरिया भी तुम्हें फाइंड करना है। अभी ट्रायंगल का एरिया मेरे मुंह से निकल तो गया, पर लेकिन हमें ऐसे कैसे पता चलेगा ये कौन सा ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो हम कौन सा वाला ट्रायंगल, इन चीजों को हमें सीखना है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सुनना ध्यान से। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। जो लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम दिया हुआ है उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमने क्या किया, ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, लाइन ग्राफ, और यदि लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही क्या होता है, हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ x - y = 1 और 2x + y = 8 दोनों के लिए मैंने सॉल्यूशन निकाल के रख लिए। देखो, इसको मैंने लिखा, इसको मॉडिफाइड करके मैंने लिख लिया x = 1 + y, मतलब y की वैल्यू हमें पुट करनी है। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की क्या होगी, 1। अच्छा, y की वैल्यू -1 होगी तो ये कट जाएंगे, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 होगी तो 1 + 1 2। अच्छा, ये हो गया। इसको मैंने मॉडिफाइड करके लिखा y = 8 - 2x। मैंने हमेशा तुम्हें बताया है कि जिसके पास कोएफिशिएंट हो उसको ट्रांसफर करना चाहिए। यदि दोनों के पास कोएफिशिएंट है तो दोनों को कर ले, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं हम। अब x की वैल्यू हमें पुट करनी है और y की हमें निकालनी है। तो देखो, x की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो कितना आया, 2 × 2 = 4, 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4। x की वैल्यू जब मैं 3 पुट करूंगा तो 2 × 3 6, 8 - 6 = 2। इधर 8 - 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू इस बार क्या है, 4, 2 4 जा 8, 8 - 8 = 0। इधर से कोऑर्डिनेट्स क्या बने, हियर कोऑर्डिनेट्स आर, इधर क्या बना 1, 0, तो इसका नेम क्या हो गया, a, 0, -1 b, 2, 1 c हो गए। इसके बाद हियर कोऑर्डिनेट्स आर, p 2, 4, q 3, 2, c r 4, 0। यहाँ ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। अच्छा, इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ के अंदर हमें अरेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहाँ पॉज करके तुम खुद इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के बाद मैच करके देखो क्या मेरा जैसा ग्राफ बन रहा है या नहीं बन रहा है। अच्छा, चेक कर लेते हैं। देखो, मैंने पॉइंट डिनोट किए हैं 1, 0। अच्छा, मैंने स्केल नहीं लिखा इसमें, स्केल मैंने इसलिए नहीं लिखा, मैं तुम्हारे सामने लिखने वाला था। क्या आना है, मैंने पहले x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, 1 2 3 काउंटिंग, 1 2 3 काउंटिंग। तो यहाँ तुम्हें पता चल गया होगा x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर = 1 और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर = 1। इसलिए मैंने नहीं लिखा था कि तुम्हारे सामने लिखने से क्या होगा, इसका पता चल जाएगा हमने कैसे लिखा है। ठीक है, जितने सेंटीमीटर के ब्लॉक पे जितना इंटरवल ले रहे हो उसको यहाँ लिखना होता है। 1 सेंटीमीटर यहाँ फिक्स होता है, 1 ब्लॉक भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। बात यदि यहाँ स्टूडेंट्स की हो रही होती तो यहाँ स्टूडेंट लिखते हैं, एप्पल्स की हो रही होती थी एप्पल्स लिख देते, कार की हो रही होती थी कार लिख देते। कोई भी थिंग, प्रोडक्ट, किसी चीज के बारे में, पर्सन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जो बात होती है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर = 1 प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद स्केल लेने के बाद हमने 1, 0 को डिनोट किया। तो देखो, हमें ओरिजिन पे आके खड़ा होना है।
और एक्स एक्सिस की तरफ 1 जाना है, पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 तो इधर मिलेगा, पॉजिटिव 1 इधर चलेगा। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर ने ये वाली लाइन बीच में क्यों नहीं बनाई। अच्छा बीच में इसलिए नहीं बनाई, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स तो बहुत कम है, एक माइनस मनी तो हमें चाहिए बाई की साइड में, तो इधर तो हमने पोर्शन बीच में बना लिया, लेकिन इधर हमें चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हमने नहीं बनाया। अच्छा इधर 1,0 ओरिजिन से 1 तक गए हम, इसके बाद 0 मतलब बाई एक्सिस पे नहीं जाना, तो मतलब यहीं रुक गए, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। पॉइंट को डिनोट करते टाइम जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ग्राफ की लाइन इंटरसेक्ट करती है, जो लाइट डार्क होती है वो कहीं भी उस पॉइंट को मार्क करने के लिए हमें बस इतना सा शो करना होता है कि ये पॉइंट ऐसे उभर के दिख जाए कि यहाँ सर्किल किया है हमने हल्का सा। अब ये ढूंढने से तो मिलेगा नहीं जल्दी से, तो इसके ऊपर एक सर्किल ऐसे बना दो जिससे हमें ये दिख जाए कि इसके अंदर कहीं पॉइंट है। अब मेरा तो इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन तुम तो ग्राफ में छोटा सा बनाओगे नहीं बनाओगे, तो इसलिए इन पॉइंट्स के ऊपर मैंने सर्किल को बनाया हुआ है। और सर्किल बनाने से अच्छा होता है कि उस पॉइंट को आसानी से देखा जा सकता है, बुक की तरह नहीं सोचना है कि बुक में तो क्या होता है कि हमें तो बस पॉइंट लगा हुआ दिखता है तो हमें ऐसा ही लगाना चाहिए। अरे उसके पास जो ग्राफ बना हुआ होता है बुक में वो बिल्कुल लाइट होता है, और जो पॉइंट मार्क हो रहा होता है वो डार्क हो रहा होता है, तो इसलिए हमें आसानी से दिख जाता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अब 0,-1 देखो एक्स एक्सिस पे जाना नहीं है, वाई एक्सिस पे -1 जाना है, तो वाई एक्सिस पे -1 तो नीचे की तरफ है 0-1 आ गए, इस ये पॉइंट हो गया बी। इसके बाद सी 2,1 ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे 2, ठीक है 2 चले गए, फिर वाई एक्सिस पे 1 पॉजिटिव 1 ऊपर की तरफ यहाँ आ गए, तो 2 और 1 के सामने ये पॉइंट आ गया, और यहाँ हमने क्या डिनोट कर दिया, सी डिनोट कर दिया, और ए बी और सी तीनों को ज्वाइन करके देखा, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। हमारे पास उधर की साइड गैप ज्यादा था, स्पेस ज्यादा था, इसलिए इक्वेशन को हमने यहाँ लिख दिया x - y = 1। अच्छा इसके बाद सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, 2,4 P हो गया, 3,2 Q हो गया। अच्छा R 4,0 मतलब यही हो गया, ठीक है, P Q R इनको ज्वाइन किया, हमें दिख रहा है कि Q पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन के लिए, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो जैसे इसका सॉल्यूशन हमने चेक किया, ये 3 पे आके मिल रहा है। अब मैंने यहाँ लाइन को ज्वाइन क्यों नहीं किया, आ रहा होगा ना माइंड में, कल तो सर ने यहाँ इस पॉइंट को नीचे तक लेकर आए थे, हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पॉइंट हम पहले से मार्क कर चुके हैं इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए मार्क कर चुके हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें पहले से पता है। क्या थे इसके कोऑर्डिनेट, x = 3 and y = 2। कैलकुलेशन हो गई हमारी, सॉल्यूशन निकल गए। अच्छा ये सॉल्यूशन तो हमारे निकल गए, सॉल्यूशन निकालना इतना आसान नहीं था, मतलब इतना टफ नहीं था कि हमने पहले से भी सीखा हुआ था तो हम निकाल सकते थे। ठीक है, अब आता है मेन क्वेश्चन, यहाँ मैं देख लेता हूँ इसके आंसर 3,2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, 3,2 इसके आंसर आ रहे हैं। अब देखो, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो, इसमें Shade the area bounded by these two lines and y axis। इन 2 लाइंस और y एक्सिस की हेल्प से जो एरिया कवर हो रहा है, इन 2 लाइंस, देखो एक लाइन ये, ठीक है, एक लाइन ये, 2 लाइन ये तो बनाई है, और y एक्सिस ये, तो इनकी हेल्प से जो एरिया कवर हो रहा है उसको शेड करना है। शेडेड कर दिया मैंने, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये लाइन इधर से होगी जा रही है, तो इनसे हमें मतलब नहीं है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस बीच में कुछ काम का नहीं आ रहा, वाई एक्सिस देखना है हमें, वाई एक्सिस को ये लाइन कहाँ कट करनी है, इधर, ये लाइन इधर, तो ये मतलब इतना पोर्शन आ गया इसका, इन दोनों से लाइनों को इंटरसेक्ट करने से ये कवर जो एरिया शेडेड हो रहा है, ये एरिया हमें मिल गया। हमें क्या करना है, आल्सो डिटरमाइन द एरिया, आल्सो डिटरमाइन दिस एरिया। अच्छा एरिया पता करने से पहले एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करो, वर्टेक्स पता करो। अच्छा इसके वर्टेक्स कौन कौन से हैं, देखो एक तो बी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, इसको मैंने लिख दिया के पॉइंट लिख दिया, तो ट्राइंगल बी क्यू के, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल बी क्यू के, देखो उसके कोऑर्डिनेट क्या है,
0,8। यहाँ जो y की वैल्यू 8 है, x की क्या है, कुछ नहीं, तो 0,8। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ये तो होगा k के पॉइंट के, और वर्टेक्स इधर b है तो इधर क्या होगा है -1, 0, -1, और c के क्या होगा है, q के क्या होंगे 3,2। ये तो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के वर्टेक्स मिल रहा है। अब हमें ट्राइंगल का एरिया पता करना है। क्या पता करना है, ट्राइंगल। इसमें यदि किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक तो उसके लिए कमेंट कर सकता है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो आसान था ग्राफ बनाना। मैंने इस लाइन के लिए इक्वेशन यहाँ लिख दी, इस लाइन के लिए इक्वेशन लिख दी, इसके लिए लिख दिया मैंने, एक्स एक्सिस लिख दिया, वाई एक्सिस लिख दिया, डायग्राम बना दिया, पार्ट को शेडेड कर दिया। अब था एरिया निकालना, तो इसको मैं रेज कर दूं। एरिया निकालने के लिए हमें इस प्रोसेस को सीखना है। पर्पज हमारा सिर्फ आज के क्वेश्चन का यही है। हमने दोबारा ग्राफ बनाना नहीं सीखा, ग्राफ बनाना हमें आता था, हमें क्या सीखना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BQK इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, वेयर बेस इज इक्वल टू, देखो बेस लेता है, पहले बेस लेंगे हम, तो बेस कैसे लेंगे। अच्छा, ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे कर लूं, ऐसे रोटेट, तो ये बेस हो गया। यदि हम इसको बेस लेंगे, इनको बेस लेंगे, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बन रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं। हमें लाइन को निकालने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लाइन निकालने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और यदि हम इन लाइन को भी हम निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें 7th चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कुछ करके ऐसे चैप्टर का नेम है तुम्हारा। ठीक है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे कि ये लाइन को कैसे निकाल सकते हैं। पर लेकिन हमें अभी क्या है, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से कोई भी एक लाइन की कैलकुलेशन कर देनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ वाई एक्सिस इंक्लूड है, तो मैंने वाई एक्सिस को बेस मान लिया। अब वाई एक्सिस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। ठीक है, तो मैंने ये गैप इंटरवल जो है ये काउंट कर लिए। देखो 0 से 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हुए 9। और हमने इसको किसके इक्वल सपोज किया, 1 के इक्वल, तो 9 = 1 = 9, मतलब बेस तो आ गया 9। कोई प्रॉब्लम, अभी हमें यूनिट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, स्क्वायर यूनिट हमने तो बस, ये तो ग्राफ में 1 सेंटीमीटर है, पता नहीं है कितना कितना इक्वल चल रहा है, तो बस 9 लिख के छोड़ देंगे अभी हम। ठीक है, हाइट क्या है, अच्छा हाइट देखो, इस वर्टेक्स की इस बेस से हाइट देख ले, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी नहीं होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस कितनी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,2। तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट बाई एक्स एक्सिस फ्रॉम वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 3। देखो चेक कर लो इधर आके, यदि ये पॉइंट यहाँ होता है तो ये कितनी डिस्टेंस है 1, 2, 3, तो कितना हो गया 3 हो गया। अच्छा, इसके लिए अब मैं छोटा सा कैलकुलेशन बता देता हूँ। यदि वाई एक्सिस को बेस लेके चल रहे हैं तो हमें वाई में से वाई डैश को सब्ट्रैक्ट करना होता है, और इधर एक्स में से एक्स डैश को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो वाई की तरफ कौन सा पॉइंट है 8, इधर वाई डैश की तरफ कौन सा पॉइंट है -1, हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन, 8 + 1 = 9, आ गया ना 9। इधर x - x डैश, तो x की वैल्यू, x की तरफ वैल्यू क्या है 3 तो है उसकी, x डैश की तरफ क्या है 0, 3 - 0, यहीं से तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है 3 - 0, तो क्या आ गया 3। अच्छा, हमें बेस और हाइट मिल गए, तो एरिया हम निकाल देंगे। एरिया = 1/2 = 9 × 3, 9 × 3 = 27/2, 13.5 स्क्वायर यूनिट। समझ आया कि नहीं आया? चलो इतना समझ में आ गया। अब तुम्हारे लिए इसमें वर्क क्या है। अभी तो हमने कहा था वाई एक्सिस और 2 लाइन, जो इन 2 लाइंस की हेल्प से और वाई एक्सिस की हेल्प से जो पार्ट शेडेड हुआ है, ट्राइंगल जो शेडेड हुआ है उसका एरिया निकालना है। अब तुम्हें निकालना है इन्हीं 2 लाइंस और एक्स एक्सिस की हेल्प से जो एरिया कवर्ड है। देखो पहले मैं वो एरिया बता देता हूँ कौन सा है। हमारा स्टार क्वेश्चन आज का यही है। स्टार क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल
which made by these two lines and x एक्सिस और इन दो लाइन की हेल्प से जो ट्राइंगल बन रहा है, देखो मैं पार्ट शेडेड कर देता हूँ, ये टू लाइंस और ये ट्राइंगल, ठीक है। ऐसा मत सोचना ये भी बन रहा है सर एक्स एक्सिस के साथ, ये सिर्फ इस लाइन के साथ और एक्स और वाई एक्सिस के साथ, यदि तुमसे कहा जाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और किसी भी एक लाइन से बने हुए ट्राइंगल का, तो ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ए क्यू आर, कौन सा ट्राइंगल है, ए क्यू आर, इसका एरिया हमें निकालना है। ये तुम्हारा स्टार क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ये तुम्हें कमेंट में करके बताना है, इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। कमेंट में सबको इसका आंसर बताना है कि क्या कितना आ रहा है, इसका आंसर बताना है डायरेक्ट, ठीक है। और स्क्वायर यूनिट लगा के बोलना भी है, उसमें लिखना भी है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। कमेंट में जैसे तुम्हारा आंसर आया 5 तो तुम्हें लिखना है स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया नहीं आया, ऐसे तुम्हें कमेंट में करके बताना है, ठीक है। अच्छा, आज के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन था और ग्राफिकल मेथड को मैं यहीं स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, स्टॉप करने के साथ साथ मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, मैं कुछ क्वेश्चन जो देने वाला हूँ उस क्वेश्चन में, उनके क्वेश्चनों में कम से कम 8 ग्राफ्स मैं देने वाला हूँ, ठीक है। 8 ग्राफ, अब यदि तुम्हारे पास ग्राफ नोटबुक खत्म हो जाती है तो तुम्हें नोटबुक में बना लेना है। 8 ग्राफ्स के अंदर इंटरसेक्टिंग वाले भी होंगे, पैरेलल वाले भी होंगे और तुम्हारे उनके साथ साथ कॉन्सिडेंट लाइन वाले भी होंगे, मैनी सॉल्यूशन वाले भी होंगे। तो ग्राफ तीनों तरीके के होंगे। उसके अलावा क्वेश्चन इस तरीके के भी होंगे कि जिनके लिए मैंने बोला था कि a1/a2 चेक करके हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सा ग्राफ आएगा कौन सा नहीं आएगा, विदाउट ड्राइंग ए ग्राफ, विदाउट एक्चुअल ड्राइंग ए ग्राफ, मतलब बिना ग्राफ को ड्रॉ करे हम कैसे बता सकते हैं, वो कुछ टाइप के क्वेश्चन भी उसमें इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अच्छा, मैं जो कल क्वेश्चन थे उनको मैं तुम्हें बता देता हूँ अब। चैप्टर 3 का जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिले थे, डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। Ten students of class 10th took part in mathematics quiz। एक मैथमेटिक्स की क्विज है, उसमें 10 स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं, मतलब 10 स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है और इधर नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से ज्यादा हैं, ठीक है। गर्ल्स बॉयज से ज्यादा हैं। क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स x सपोज कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज y सपोज कर लेते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ, ठीक है। अच्छा, ये कब इक्वल हो जाएंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज इसमें इससे कितना ज्यादा है 4 ज्यादा, तो मतलब ये कब इक्वल हो जाएंगे जब y + 4 कर देंगे, मतलब इसमें 4 स्टूडेंट और आ जाएंगे बॉयज, 4 बॉयज और आ जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। ऐसे तो है, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ बॉयज इज 4, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जितने भी हमारे पास बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मतलब इसमें 4 का ऐड करने से ये इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, हमें इक्वेशन मिल गई फर्स्ट, मिली या नहीं मिली? हमें इतना भी पता चल गया जो स्टूडेंट्स है उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स है नंबर ऑफ बॉयज हैं, तो टू टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज। यदि मैंने गर्ल्स और बॉयज का एडिशन कर दिया तो टोटल कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ से इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगी, x - y = 4, और ये क्या, ये कल वाला
कल वाली कंडीशन नहीं है, कल वाली इक्वेशन नहीं है जो मैंने अभी लास्ट मैंने जो समझाया था इसी क्वेश्चन के लिए समझाया था, मैंने इसलिए तुम्हें ये एक्सप्लेन किया है। समझ में आया? यही क्वेश्चन मैंने समझाया था, इसमें पहले इक्वेशन ये ली थी, बाद में ये ली थी, पर लेकिन सॉल्यूशन तो यही था। और ऐसे हमें पता चल गया था कि एक्स जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 7 है और नंबर ऑफ बॉयज 3 है। देख लो 4 ज्यादा है कि नहीं, तो ना बस हम 10 है कि नहीं चेक कर लिया। इस बीच में 4 बॉयज और आ जाए तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कर लेना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे उतना जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री को बताता है, ठीक है, अपनी बेटी को बताता है। क्या बताता है? 7 years ago, कि 7 years पहले मतलब 7 years ago की बात चल रही है। मैं थोड़ा सा यहाँ इस पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ काम आने वाला है। 7 years ago की बात चल रही है। अच्छा एक बार बताओ तुम्हारी एज क्या है? चलो मुझे नहीं पता कौन कौन ये वीडियो देख रहा है, मैं मेरी एज की बात करता हूँ और मेरी एज आज 25 years है, ठीक है, 25 years। अब 7 years ago 7 साल पहले मेरी एज क्या थी? 25 माइनस 7 क्या थी? 18 थी या नहीं थी? यदि 7 साल पहले 18 थी तो आज कितनी है? 18 प्लस 7। 7 साल पहले 18 थी तो आज कितनी है? 25। मतलब दोनों बातों को घुमाया मैंने, देखना कैसे कि आज यदि 25 है तो 7 साल पहले कितनी थी? 18। यदि 7 साल पहले 18 थी तो आज कितनी है? 25। बात का मतलब समझ में आया? इनडायरेक्टली भी हमने बोला, डायरेक्टली भी हमने बोला, आंसर निकल के आया। अच्छा 7 years ago क्या बात करता है वो देखो। आई वाज, वो अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले आई वाज, मैं था, क्या था मैं? 7 times एज ओल्ड एज यू, जितनी तुम हो उससे 7 times। अब जितनी तुम हो उससे 7 टाइम 7 साल पहले। अब पता नहीं कि जितनी तुम थी उससे 7 साल पहले, हमें तो ये नहीं पता उनके बेचारों की एज क्या है। तो क्या ना आफ्ताब की एज एक्स ईयर सपोज कर ली जाए, प्रेजेंट एज, ठीक है, मैंने क्या सपोज की? प्रेजेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड हिज डॉटर बाई ईयर्स। एनी प्रॉब्लम? मैंने एक्स ईयर्स को लिया, बाई ईयर्स ले लिया, ठीक है। अब मुझे ध्यान होना चाहिए कि आफ्ताब की एक्स ईयर है प्रेजेंट एज और डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है? बाई। तो 7 years ago आफ्ताब एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 ईयर नहीं होगी क्या? होगी या नहीं होगी? अच्छा एक्स माइनस 7 ईयर होगी तो डॉटर की क्या होगी? डॉटर्स एज इज इक्वल टू बाई माइनस 7 ईयर। समझ में आया कि नहीं आया? हमें पता चल जाना चाहिए आफ्ताब एज कितनी है और डॉटर्स एज कितनी। इसके साथ साथ 7 years ago की बात हमें पता चल गई। कंडीशन थी कि आफ्ताब ने क्या कहा था उसे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या गिवन कंडीशन थी? आफ्ताब ने कहा था कि जितनी तुम थी उसका 7 टाइम था मैं, तो मतलब x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस 7। 7 years ago I was 7 times as old as you। तो इसका मतलब क्या इक्वेशन निकल के आई? x माइनस 7 इज इक्वल टू जो डॉटर की एज है उसमें 7 का मल्टीप्लाई हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा x माइनस 7 बाई माइनस 49 और 7 बाई को मैं इधर ले आया, माइनस के 7 बाई हो गए, 7 उधर चला जाएगा, माइनस 49 प्लस 7 x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 42। क्या यही इक्वेशन थी? आंसर में चेक करना, सेकंड की फर्स्ट इक्वेशन यही है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद ये तो मैं कर देता हूँ एज, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। इसमें 2 कंडीशन मिलेंगी हमेशा, इस चैप्टर में हमेशा 2 कंडीशन। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 years पहले की बात है, अब से 3 years बाद, ठीक है। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। यदि कभी कभी हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले और बाद की बात कर, नाउ से कि अब से या अब तक कुछ कंफर्म नहीं हो पाता, तो ये अब से है। फ्रॉम नाउ मतलब अब से। अब आई सेल से पता चल जाना चाहिए फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं होऊंगा
shall be 3 times as old as you, जितने तब हो उससे 3 years 3 times, मतलब कितने आफ्टर कितने ईयर, तो आफ्टर 3 ईयर, इनकी 3 ईयर बाद एज निकाल लो x प्लस 3 और y प्लस 3, होगी या नहीं होगी। प्रेजेंट एज तो x थी y थी, x प्लस 3 y प्लस 3 हो गए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भाई क्या आएगा, x प्लस 3 अब आपने क्या कहा 3 टाइम होगा, ठीक है चेक कर लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x प्लस x माइनस 3y 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6। चेक कर लो आंसर आया कि नहीं है। क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाने हैं इनके अलग अलग, ठीक है 4 क्वेश्चन है, इनके ग्राफ जरूर बनाना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान आसान जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो और कम टाइम बचा है अभी। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, बैट और बॉल की बात की गई है। बैट की कॉस्ट मैंने x रुपये सपोज कर ली और बॉल की कॉस्ट मैंने y रुपये सपोज कर ली, ठीक है। अच्छा क्या है 3 बैट और 6 बॉल्स, तो 3 बैट जब 1 बैट की x रुपये तो 3 बैट की क्या होगी 3x, 1 बॉल की y है तो 6 बॉल की क्या होगी 6y, होगी या नहीं होगी। अच्छा क्या है टोटल कॉस्ट 3900, इसमें मैंने 3 का डिवाइड कर दिया, x प्लस 2y 1300। फर्स्ट इक्वेशन मैच हुई या नहीं हुई, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 2y है, ठीक है। या फिर ये यहाँ मैच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व होने के बाद मैंने लिख दिया है। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, लेट अस सी बाय, बाद में वह खरीदती है अनदर बैट, एक अलग बैट और एंड 3 मोर बॉल और 3 और बॉल्स, तो एक अलग बैट और खरीदते हैं तो x और 3 बैट 3 बॉल 3y, ठीक है। और इसके बाद सेम काइंड एक ही उसी तरीके की 4 8 1300 में अब की बार उसने इसके अकॉर्डिंग खरीदा, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। और हमने ये इक्वेशन भी निकाली, दोनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी रेट 160, मतलब एप्पल और ग्रेप्स की बात की गई है। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, इसकी x रुपये सपोज कर लेते हैं, 1 kg ग्रेप्स की हम क्या सपोज कर लेते हैं y रुपये सपोज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 1 kg 2 kg तो एप्पल है तो 2x हो गया, 1 kg की सपोज किया तो 2x हो गया 2 kg के लिए। अच्छा ग्रेप्स के लिए क्या है, हमारे 1 kg ग्रेप्स हैं तो 1 kg की तो हमने y सपोज की है, दोनों को मिला के 160 रुपये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल 1 kg की x तो 4x 4 kg के लिए, और 2 kg ग्रेप्स तो 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, कितने रुपए उसने पे किए हैं 300 रुपए पे किए हैं, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, यदि मैं इसमें 2 का डिवाइड कर दूं तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 150, ये तुम्हारे सेकंड इक्वेशन दे रखी है इसमें आंसर्स में, ठीक है। ये सबके मैंने मीन समझा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचा दें, और आज के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को करें, और इस टाइप क्वेश्चन के लिए जो भी यहाँ अपने आंसर्स देगा उनके नेम्स यहाँ होंगे स्टाफ परफॉर्मेंस के नाम से। थैंक यू सो मच।